हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं बाल मनोविज्ञान की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो हम सिंपली बात करते हैं बाल मनोविज्ञान या बाल विकास क्या है। ठीक है। बाल मनोविज्ञान यानी कि ऐसा मनोविज्ञान जो बालकों से संबंधित हो, उसको हम क्या कहेंगे? बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। जो बाल मनोविज्ञान के जनक हैं वो हैं स्टेनली हॉल। इसके अलावा क्रो एंड क्रो ने जो 20वीं सदी है उसको बालकों का काल कहा है। ठीक है, बालकों का समय कहा है, यानी कि बाल मनोविज्ञान का समय कहा है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अभिवृद्धि एवं विकास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिवृद्धि के बारे में। जो वर्ड है वृद्धि, इसको हम मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं अभिवृद्धि। अभिवृद्धि से तात्पर्य सामान्यतः शरीर के अंगों के आकार भार में होने वाली वृद्धि से लिया जाता है, जो कि एक निश्चित अवधि 18 से 20 वर्ष तक होती है। तो जब भी हम बात करते हैं अभिवृद्धि की, यानी कि जो हमारी लंबाई थी, सपोज जैसे 5 फीट थी, अब 6 फीट हुई, तो ये क्या है? अभिवृद्धि है। जो हमारा वजन था 40 किलो अगर पहले था, अब 50 किलो हो गया, तो ये भी अभिवृद्धि में आएगा। यानी कि अभिवृद्धि से तात्पर्य सामान्यतः शरीर के अंगों में आकार में होने वाली वृद्धि, जो भी है लंबाई चौड़ाई भार में वृद्धि, ये सब आएगी अभिवृद्धि में। अभिवृद्धि एक निश्चित अवधि 18 से 20 वर्ष तक होती है। अभिवृद्धि के संदर्भ में फ्रैंक महोदय ने कहा है, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे भार लंबाई में वृद्धि। अब हम बात करते हैं विकास के बारे में। ठीक है। तो विकास से तात्पर्य वृद्धि के साथ साथ शरीर एवं मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है, जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है। अभिवृद्धि और विकास में एक प्रमुख अंतर यह है कि अभिवृद्धि हमारी एक निश्चित समय तक होती है, 18 से 20 वर्षों तक, लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो अभिवृद्धि है वो एक संकुचित पक्ष है, लेकिन विकास है वो व्यापक पक्ष है। विकास के संदर्भ में फ्रैंक महोदय ने कहा है, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई चौड़ाई भार में वृद्धि। लेकिन जो विकास है, विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है, जो हमारा मानसिक परिवर्तन है। ठीक है, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, सामाजिक विकास, ये सब आता है विकास के अंतर्गत। अब हम डिटेल में समझते हैं अभिवृद्धि और विकास को, इनके अंतर के माध्यम से। तो अभिवृद्धि और विकास में अंतर, तो सबसे पहला अंतर है, अभिवृद्धि गर्भावस्था से लेकर एक निश्चित समयावधि 18 से 20 वर्ष तक चलती है, लेकिन जो हमारा विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। व्यक्ति की अंतिम सांस तक विकास होता रहता है। वो कुछ ना कुछ अपनी हर एक घटना से सीखता रहता है, यानी कि उसका मानसिक विकास होता रहता है, सांवेगिक विकास होता रहता है। दूसरा अंतर है, अभिवृद्धि की एक समय सीमा होती है, जिसे परिपक्वता कहते हैं। अभिवृद्धि की एक समय सीमा होती है, यानी कि परिपक्वता आने पर अभिवृद्धि रुक जाती है, लेकिन जो विकास है इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है, अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में वृद्धि, जैसे लंबाई चौड़ाई भार तक सीमित होती है। लेकिन जो हमारा विकास है, विकास शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सामाजिक पक्षों से संबंधित होता है, यानी कि जो विकास है वो सभी पक्षों से संबंधित होता है। फोर्थ पॉइंट है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अर्थात मापा जा सकता है। जो हमारी लंबाई में वृद्धि हुई थी, हम माप सकते हैं कि हमारी लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है, वजन में कितनी वृद्धि हुई है। लेकिन जो विकास है वो मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, हमारे गुणों में वृद्धि, यानी कि विकास को हम माप नहीं सकते। नेक्स्ट है वृद्धि, संकुचित रूप है। वृद्धि या अभिवृद्धि ये जो है संकुचित रूप है, लेकिन जो हमारा व्यापक रूप में हम विकास को कहते हैं, विकास है वो व्यापक रूप है। अगला पॉइंट है, अभिवृद्धि में विकास समाहित नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो अभिवृद्धि है वो संकुचित अर्थ है, लेकिन जो विकास है वो व्यापक रूप का है। जब हम बात करेंगे विकास की, तो विकास में अभिवृद्धि समाहित होती है। अब इसको हम ग्राफ में देखते हैं, ग्राफीय निरूपण, वेन डायग्राम में समझिए। यहाँ पर जो है ये जो है उल्टा लिख गया है, अभिवृद्धि की जगह पर विकास होगा और विकास की जगह पर अभिवृद्धि होगा, क्योंकि विकास में अभिवृद्धि समाहित होती है। तो जो अंतर छोटा वाला सर्किल होगा वो किसका होगा? अभिवृद्धि का होगा या वृद्धि का होगा। अब दूसरी तरफ हम देखें कि जो प्रारंभिक जीवन के समय और अंतिम जीवन के समय,
तो प्रारंभिक जीवन में अभिवृद्धि और विकास की अगर हम तुलना करें तो प्रारंभ में तो अभिवृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन विकास जो है अभिवृद्धि की तुलना में बहुत ही धीमी गति से होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं जीवन के अंतिम समय की, तो जो हमारी अभिवृद्धि है एक निश्चित समय तक होती है, 18 से 20 वर्ष तक। लेकिन विकास जीवन के अंतिम समय तक चलता रहता है, निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया है। तो अंतिम समय में आपको विकास का ग्राफ कुछ बड़ा मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अभिवृद्धि व विकास के प्रमुख नियम या सिद्धांतों की। तो सबसे पहला नियम है निरंतर विकास का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत या सततता का सिद्धांत। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी अभिवृद्धि और विकास है वो निरंतर गति से होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप आज 5 फुट के हैं तो कल आप अचानक एकाएक रूप से 6 फुट के हो जाएंगे, नहीं। जो वृद्धि और विकास है वो बहुत ही धीमी गति से होता है और हमेशा चलता रहता है, निरंतर गति से चलता रहता है। ठीक है, दूसरा नियम है सामान्य प्रतिमान का नियम। ठीक है, समान प्रतिमान का नियम। तो यहाँ पर जो वर्ड है प्रतिमान, इसका अर्थ आप समझिए। प्रतिमान का मतलब होता है कि हम किस जाति से, किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, किस मूल से बिलोंग करते हैं, किस वंश से हमारा संदर्भ है। ठीक है, किस वंश से हम आते हैं। हमारी अभिवृद्धि और विकास उसी के अनुसार होगी। मतलब अगर एक हाथी का बच्चा है तो उसका विकास और उसकी वृद्धि हाथी के अनुसार होगी। मतलब ये नहीं है कि हमारी, अगर हमने ये देखा कि हम एक साल में केवल 5 इंच बढ़े तो हाथी का बच्चा भी एक साल में 5 इंच बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसकी जो विकास है, उसका जो वृद्धि है, उसके प्रतिमान के अनुसार होगा। मतलब अगर किसी के माता पिता लंबे हैं तो उनकी जो वृद्धि है उनके माता पिता के अनुसार होगी। नाटे माता पिता हैं तो उनकी भी वृद्धि और विकास माता पिता के अनुसार ही होगा। ठीक है, तीसरा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगतता या व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, मतलब समझिए संसार में जितने भी प्राणी हैं सब में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। संसार के कोई भी प्राणी एक जैसे, बिल्कुल ही एक जैसे नहीं है। तो जो वृद्धि और विकास है वो व्यक्तिगतता के सिद्धांत पर आधारित होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर आधारित होता है। यानी कि जो हमारी वृद्धि और विकास है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर होता है, सब में अलग अलग तरह से होता है। ठीक है, अगला सिद्धांत है वंशानुक्रम व पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, या हम इसी को कहते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। मतलब जो हमारी वृद्धि और विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, दोनों के सामंजस्य पर निर्भर करता है, वातावरण और अंतःक्रिया के तालमेल पर निर्भर करता है। मतलब हमारी वृद्धि कैसी होगी ये वंशानुक्रम पर भी डिपेंड करेगा और वातावरण पर भी डिपेंड करेगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, वंशानुक्रम अगर उनका डिफरेंट है तो उनमें तो सीधी सी बात है कि उनकी जो वृद्धि है अलग अलग होगी। अगर किसी के माता पिता लंबे हैं तो उनकी वृद्धि ज़्यादा होगी कंपेयर टू जिसके माता पिता नाटे कद के हैं। लेकिन अगर वंशानुक्रम एक जैसा हो गया तो वातावरण भी प्रभाव डालता है, पर्यावरण भी प्रभाव डालता है। क्योंकि अगर एक ही वंशानुक्रम के हम 2 बच्चे लें, एक को तो बहुत ही सभ्य परिवार में रहने दें और दूसरे को असभ्य वातावरण में डाल दें, तो उनका जो मानसिक विकास है वो उसी तरह से होगा। यानी कि अभिवृद्धि और विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर डिपेंड करता है। अगला नियम है परिमार्जिता का नियम। तो परिमार्जिता का मतलब आप समझिए, परिमार्जिता का मतलब होता है किसी का रुख बदलना। ठीक है, किसी के रास्ते को मोड़ना, किसी में सुधार लाना। यानी कि वृद्धि और विकास का हम रुख बदल सकते हैं, उनकी दिशा को बदल सकते हैं। जैसे अगर किसी पीढ़ी में जो बड़े पैर वाले बच्चे हो रहे हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, छोटे से ही कुछ इस तरह के जूते पहनाकर उनकी वृद्धि उस तरह मोड़ सकते हैं जैसी हम चाहते हैं। जो चीन है उसमें नुकीले जूते बनाए जाते हैं क्योंकि जो पैर हैं हमारे नुकीले हों, यानी कि वहाँ पर वृद्धि का परिमार्जन किया जाता है। तो अभिवृद्धि और विकास में हम सुधार कर सकते हैं, परिमार्जन कर सकते हैं, उनका रुख बदल सकते हैं। अब जो छठा है मस्तबोधमुखी नियम। तो मस्तबोधमुखी नियम केंद्र से सिरों की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर जो हमारा वृद्धि और विकास है वो मस्तबोधमुखी नियम के अनुसार होता है। मतलब क्या है, उस चीज़ का विकास सबसे पहले होगा जो हमारे मस्तिष्क के सबसे पास है, मस्तबोधमुखी नियम। यानी कि मस्तिष्क के पास सबसे हमारी होती हैं आँखें।
तो बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले वो अपनी आंखों पर सामंजस्य बिठाता है, आंखों पर कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है वो अपने हाथ पैरों पर कंट्रोल पा पाता है। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र से सिरों की ओर। जो हमारी वृद्धि और विकास है वो केंद्र से सिरों की ओर होता है। मतलब क्या है कि अगर हमारे हाथ का विकास हो रहा है तो मिडिल से सबसे पहले उसका वृद्धि और विकास होगा। मतलब जो हमारी मिडिल की, अगर हम कहें कि मिडिल की हड्डी सबसे पहली विकसित होगी, उसके बाद जो है आसपास की होंगी। इसी तरह सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो वृद्धि और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब क्या है कि हम अपने हाथ पर कैसे कंट्रोल पाएंगे। सपोज अगर हम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें पेन पकड़ना आएगा, उसके बाद टेढ़े मेढ़े अक्षर बनाएंगे, उसके बाद सीधे अक्षर बना लेने लगे, उसके बाद हम रफ्तार से लिख पाएंगे। यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर हमारा विकास हो रहा है। मतलब पहले तो हम सही से पेन भी नहीं पकड़ पाते थे, अब हम स्पीडली लिख लेते हैं। तो ये है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब हम बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो अभिवृद्धि और विकास को प्रमुख रूप से तो दो ही कारक प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि वंशानुक्रम 50% और वातावरण 50% जो है प्रभावित करता है। लेकिन इसके अलावा भी लिंग, रोग दुर्घटना, बुद्धि, परिवार, समाज, देश, संस्कृति, सभ्यता, ये सभी जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वंशानुक्रम। तो हमने पीछे भी बात की, वंशानुक्रम का मतलब क्या है कि अगर एक ही परिवार के दो बच्चे आए, ठीक है, उनका अगर वंशानुक्रम सपोज दो का डिफरेंट है तो उनमें वृद्धि उसी अनुसार से होगी। जैसे उनके माता पिता हैं लंबे हैं तो लंबी उनमें जो है वृद्धि उसी के अनुसार होगी। दूसरा है वातावरण। ये भी बात की कि वातावरण अगर आपने डिफरेंट कर दिया तो उनका जो मानसिक विकास है, जो सामाजिक विकास है, जो संवेगात्मक विकास है, वो अलग हो जाएगा। यानी कि वृद्धि और विकास वातावरण पर भी डिपेंड करता है। इसी तरह लिंग, तो अगर एक लड़का है और एक है लड़की तो उनमें वृद्धि उनके लिंग के अनुसार होगी। मतलब लड़कों की लंबाई लड़कों के अनुसार ही बढ़ेगी और लड़कियों की लड़कियों के अनुसार ही बढ़ेगी। ठीक है। तो वृद्धि और विकास लिंग पर भी निर्भर करता है। इसी तरह रोग और दुर्घटना इन पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई जन्मजात रोगी है या बाद में रोगी हुआ तो उनका जो सांवेगिक विकास है, जो मानसिक विकास है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास है, ठीक है, रोग की वजह से जो खराब हो गई, तो इनमें भी प्रभाव आ जाता है। इसी तरह बुद्धि, तो बुद्धि भी डिपेंड करती है। अगर कोई तीव्र बुद्धि बालक है और एक मंद बुद्धि बालक है तो जो तीव्र बुद्धि बालक है, ठीक है, उसका मानसिक विकास मंद बुद्धि बालक की अपेक्षा ज़्यादा होगा। ठीक है। इसी तरह परिवार, समाज, देश, संस्कृति, सभ्यता, तो परिवार, समाज, इन सब पर डिपेंड करता है किसी भी व्यक्ति का सामाजिक विकास, ठीक है, सांवेगिक विकास। यानी कि ये सभी विकास के पक्ष को जो है प्रभावित करते हैं। इसी तरह संस्कृति, सभ्यता, ये सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो अभिवृद्धि और विकास को ये सभी कारक जो है प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं विकास की अवस्थाओं की, जो विकास की प्रमुख अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहली तो अवस्था है गर्भावस्था। ठीक है। और इसकी समयावधि होती है 0 से जन्म तक, या इसी को हम कहते हैं कि 9 माह 10 दिन या 280 दिन। मतलब क्या है, इसमें जो है चाहे बालक हो या बालिका, इसको हम क्या कहते हैं, भ्रूण इसको नाम देते हैं, क्योंकि जो गर्भ में है माता के तो वो क्या है, केवल और केवल भ्रूण है। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है शैशवावस्था। ठीक है। इसमें जो हम सामान्य नाम देते हैं वो देते हैं शिशु। यहाँ पर ये डिपेंड नहीं करता कि वो मेल है या फीमेल है। और इसकी समयावधि होती है जन्म से 5 से 6 वर्ष। मतलब 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का प्रारंभ। ठीक है। जो शैशवावस्था होती है उसकी एज जन्म से होती है, ना कि 0 से होती है, वो गर्भावस्था की होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो थर्ड आती है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में जो सामान्य नाम होता है, अगर मेल है तो उसको हम बालक कहेंगे और फीमेल है उसको हम कहेंगे बालिका। और इसकी जो समयावधि है 5 से 6 वर्ष से लेकर 12 से 13 वर्ष। मतलब 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का प्रारंभ से लेकर 12 वर्ष का अंत और 13 वर्ष का प्रारंभ। इसी तरह किशोरावस्था। किशोरावस्था में सामान्य नाम दिया जाता है किशोर और किशोरी। अगर मेल है तो उसको हम किशोर कहेंगे और फीमेल है तो उसको हम कहेंगे किशोरी। और इसकी उम्र होती है, जो समयावधि होती है 12 से 13 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष तक, जो औसतन आयु है। देखो, आयु के आधार पर हम जो है विकास की अवस्थाओं को नहीं बांट सकते। अगर कोई भी बच्चा
शैशवावस्था का बिहेव कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी एज जो है बाल्यावस्था वाली है, तो फिर भी हम उसको शैशवावस्था में भी रखेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सामान्य वर्गीकरण है हम अभी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था में हम प्रौढ़ कहते हैं, और इसकी जो एज है 19 से ऊपर। लेकिन जब हम बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, यानी कि बालकों की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम केवल बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हमारी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था ये आती है। प्रौढ़ावस्था हमें नहीं पढ़नी है। अब इसके बाद जो है विकास के पक्ष आते हैं। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और भाषाई विकास। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शैशवावस्था के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे शैशवावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।